नमस्कार विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस क्लासेज के इस ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है और ई व्याख्यानों की अपनी श्रृंखला अनवरत जारी है। पहले के दो जो कंटिन्यूअस लेक्चर अपने हुए थे वो शक्ति और सत्ता पे हुए थे और आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा, व्याख्यान का जो विषय रहेगा वो रहेगा वैधता। वैधता या औचित्यपूर्णता, इंग्लिश को हम जिसको लेजिटिमेसी बोलते हैं। तो छोटा सा व्याख्यान रहेगा और दोनों जो व्याख्यान पहले वाले हुए हैं दोनों के साथ इसका संबंध है। दोनों व्याख्यानों में मैंने वैधता शब्द का जिक्र किया है और आज आप वैधता शब्द के बारे में या वैधता की अर्थ और परिभाषा है उसको ठीक से समझ पाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। तो मैंने कुछ बोर्ड वर्क पहले से तैयार रखा आपके लिए। आप प्रकरण का नाम देख सकते हैं, वैधता या औचित्यपूर्णता। कुछ जो हिंदी में ये जो शब्द है वो दो तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक्स में, वैधता या औचित्यपूर्णता, बात बराबर है। इंग्लिश में जो शब्द काम में आ रहा है वो आ रहा है लेजिटिमेसी। अब हमें इस शब्द का सबसे पहले अर्थ समझना है कि जो वैधता है या लेजिटिमेसी है इसका अर्थ क्या है, शब्द की उत्पत्ति क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो आपको ध्यान देना है, लैटिन शब्द, लैटिन जो भाषा है उसका एक शब्द है लेजिटिमस, LEGITIMUS, लेजिटिमस, और जिसका अंग्रेजी जो पर्याय है, जिसका अंग्रेजी में जो अर्थ है, यानी लैटिन शब्द लेजिटिमस का जो इंग्लिश में अर्थ है वो है लॉफुल, वैधानिक, कानूनी, ये इसका अर्थ है। तो वैधता का जो सामान्य अर्थ हम लगाएंगे वो लगाएंगे कानूनी या वैधानिक, जो वैधानिक है। अगर इसकी परिभाषा हम करें तो लिप्सेट एक हुए हैं राजनीति विज्ञानी, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। कमोबेश बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस में विद्वान उन्होंने वैधता को परिभाषित किया अपने शब्दों में, लेकिन एक वैधता की अगर हम सामान्य परिभाषा बनाएं जिसमें हम ये देखें कि वैधता है उसको हम कैसे परिभाषा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो परिभाषा मैंने पहले से इसको तैयार रखा है। वैधता एक स्थिति का नाम है। देखिए, वैधता है वो एक स्थिति के रूप में इस परिभाषा में आपको दिखाई गई है। वैधता एक स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधि पर आधारित है। यानी कहने का तात्पर्य है, इस परिभाषा को अगर हम देखें तो हम ये समझेंगे कि इस परिभाषा में ये मेंशन है कि वैधता एक स्थिति का नाम है और उस स्थिति में, यानी जब वैधता की स्थिति विद्यमान है किसी समाज में, समूह में, राष्ट्र में, राज्य में, देश में, तो ऐसी स्थिति है वो जिसमें जो शासक है या सत्ता जो बनी हुई है वो उनको गवर्न कर रही है, जिनको शासित कर रही है, उनमें ये विश्वास बना होता है कि ये जो शासन का प्रयोग है या सत्ता का प्रयोग है ये उचित तरीके से हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है, नियमानुसार हो रहा है। ऐसे विश्वास का नाम या ऐसी स्थिति का नाम है वो वैधता है या औचित्यपूर्णता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है जो हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं बात कर लूँ वैधता शब्द के इतिहास की और औचित्यपूर्णता या जो लेजिटिमेसी है इसकी अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो एक प्राचीन विचारक हुए हैं रोमन विचारक सिसरो। सिसरो हैं वो इस लेजिटिमस शब्द को, जिसको हम वैधानिक बोल रहे हैं, कानूनी बोल रहे हैं, नियमानुसार बोल रहे हैं, उपयुक्त बोल रहे हैं या औचित्यपूर्ण बोल रहे हैं, इस शब्द को सिसरो हैं वो जब प्रयुक्त करते हैं अपने चिंतन में, तो सिसरो का वहाँ पे आशय है कि जब सिसरो बोल रहे हैं कि लेजिटिमस है ये चीज़, तो उसका मतलब है सिसरो ने ये शब्द काम में लिया है, वो काम में लिया है कानूनी रूप से जो संगठन बने हुए थे उनके लिए और न्यायिक जो संगठन बने हुए थे यानी न्यायाधीशों के लिए और कानून बनाने वाले समूहों के लिए ये शब्द काम में लिया है। यानी कानून बनाने से संबंधित जो जिस समूह के पास शक्तियाँ हैं उसके लिए और जो न्यायिक संगठन है, जो न्यायाधीश वगैरह हैं, उनके लिए ये शब्द काम में लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि सिसरो के चिंतन में इसकी शुरुआत हुई है। सिसरो के बाद अगर मैं आधुनिक पॉलिटिकल साइंस में बात कर लूँ तो आपने एक आदर्शवादी ग्रीन का नाम सुना होगा, ग्रीन, TH ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन। ग्रीन का एक मशहूर उद्धरण और कोटेशन आपको याद होगा कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। इच्छा न कि बल प्रयोग या शक्ति राज्य का आधार है। अर्थात ग्रीन महोदय ये कह रहे हैं कि राज्य का जो आधार है या शासन का जो आधार है, शासन जो वर्तमान में काम में शक्तियाँ काम में ले रहा है, उस शक्तियों का जो आधार है वो आधार इच्छा है। यानी जो लोग शासित हो रहे हैं उनकी इच्छा है, इसलिए राज्य टिका हुआ है, इसलिए राजा है या शासक है वो शासन कर रहा है। बल प्रयोग के कारण राज्य नहीं टिका हुआ है। तो उसमें जो इच्छा शब्द काम में ले रहे हैं TH ग्रीन, वो इच्छा है, वो वैधता को प्रदर्शित करता है। आधुनिक अर्थों में जिसको हम वैधता बोलते हैं, तो ग्रीन उसी अर्थ में इच्छा शब्द
में वैधता को देखते हैं कि लोगों की इच्छा है, अर्थात लोगों की इच्छा इसलिए है क्योंकि लोगों को वेद लग रहा है, इसलिए शासन कायम है, बल के आधार पर शासन कायम नहीं है। तो ये टी.एच. ग्रीन महोदय का ये वेदता से पहले का कंसेप्ट है। एक मैं बात कर लूँ लॉक की, जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक का एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। जॉन लॉक कहते हैं शासितों की सहमति की बात करते हैं, अर्थात जो प्रजा है उसकी सहमति के बिना शासन है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो शासितों की जो सहमति की बात करते हैं, तो शासितों की जो सहमति है वो अपने आप में क्या है, वैधता है, अपने आप में वो औचित्यपूर्णता है, लेजिटिमेसी है। तो ग्रीन और लॉक के चिंतन में ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन वैधता जैसा एक वैधानिक जो विचार है या एक आधुनिक जो राजनीति विज्ञान की संकल्पना है, अवधारणा है, इसका जो विधिवत रूप से अगर मैं इसकी बात कर लूँ शुरुआत की, तो वैधता शब्द है, उसकी विधिवत व्याख्या और उसकी शुरुआत या वैधता शब्द का जो आधुनिक अर्थों में प्रयोग है वो सबसे पहले जिसने किया है उसका नाम है मैक्स वेबर। ये हमें याद रखना है, एक पहला सवाल यहाँ से बन सकता है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर पहले ऐसे राजनीतिक दार्शनिक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, आधुनिक अवधारणा पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें उन्होंने वैधता शब्द को आधुनिक अर्थों में प्रयुक्त किया है और वैधता के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जिनका जिक्र हम लेक्चर के अगले वाले भागों में करेंगे। तो वैधता को आधुनिक अर्थों में या आधुनिक राजनीति विज्ञान की संकल्पना बनाने में जिस एक राजनीति विज्ञानी का योगदान है, या समाज विज्ञानी में बोल सकता हूँ, जर्मन समाज वैज्ञानिक है मैक्स वेबर का जो योगदान है, वो उसमें अगर व्यक्तिगत नाम आएगा तो आएगा मैक्स वेबर का। ये मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को एक अवधारणा के रूप में हमारे सामने रखा है। तो अगर मैं अब बात कर लूँ थोड़ा सा, अब हम समझने का प्रयास करेंगे वैधता वास्तव में क्या है। ये तो अर्थ और परिभाषा को हमने पढ़ा है। टी.एच. ग्रीन ने और जॉन लॉक ने वैधता को किस अर्थ में लिया है, सिसरो ने वैधता को किस अर्थ में लिया है, ये समझने के पश्चात अब मैं वैधता है उसकी कुछ विशेषताओं का आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा कि वैधता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे कोई चीज़ वैध होती है समाज में, राज्य में या समूह में, और कैसे कोई चीज़ अवैध होती है। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, 3-4 विशेषताएं वैधता है उसकी आपको मिलेंगी हर जगह। देखिए, एक तो वैधता है वो विश्वास व्यक्त करती है, ये हमें देखना है। वैधता है वो विश्वास व्यक्त करती है अपने आप में। विश्वास किस में व्यक्त करती है? वैधता विश्वास उस शासन पर करती है जो शासन उस प्रजा पे हो रहा है। तो उसमें 2 चीज़ हमारे सामने आई हैं कि वैधता विश्वास को व्यक्त करने वाली है। तो विश्वास व्यक्त करती है किस में? उस शासक में, उस राजा में, उस प्रधानमंत्री में, उस राष्ट्रपति में जो सत्ता का प्रयोग उस जनता पर कर रहा है। और विश्वास प्रकट कौन कर रहा है? आम जन, जनता, नागरिक। तो वैधता है एक तो विश्वास प्रकट करने वाली चीज़ है। विश्वास का होना आवश्यक है, तभी वो चीज़, यानी प्रजा का विश्वास, आम नागरिक का, जनता का विश्वास होगा तो ही वो चीज़ वैध हो पाएगी। नंबर 2 अगर मैं बात कर लूँ तो वैधता है वो लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। लोगों के मूल्य क्या हैं? समाज में रहते हुए व्यक्ति हैं, या व्यक्ति एक नागरिक होने के नाते वो सामाजिक व्यक्ति भी है। तो सामाजिक नागरिक के नाते उसके मूल्य क्या हैं? वो कौन सी चीज़ों में विश्वास रखता है? वो अगर जैसे मान लीजिए अहिंसा में विश्वास रखता है, अहिंसा में अगर वो विश्वास रखता है तो शक्ति के अत्यधिक प्रयोग को वो वैध नहीं मानता। तो वैधता जो है वो लोगों के मूल्यों पर निर्भर है कि लोग जिस समाज में रह रहे हैं और जिस शासन व्यवस्था को वो वैध मान रहे हैं, उन लोगों के मूल्य क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज़ को वैध मानेंगे या अवैध मानेंगे। एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब शक्ति और सत्ता वाला मैंने व्याख्यान लिया था तो मैंने बताया था कि शक्ति को सत्ता में बदलने का जो गुण है, पावर को, शक्ति को सत्ता में बदलने का जो गुण है वो वैधता के पास है। शक्ति जब वैध हो जाएगी, जो शक्ति प्रयोग में लाई जाएगी वो वैध होगी तो वो सत्ता में बदल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वैधता की एक विशेषता के रूप में कि वैधता है वो शक्ति को सत्ता में रूपांतरित करने का गुण है या बदलने का गुण है। एक मैं कह सकता हूँ कि वैधता है वो सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। वैधता है उसको सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। समाज का मतलब यहाँ पे मोटे तौर पर उस समूह से है जिस समूह पर शासन चलाया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। तो सामाजिक स्वीकृति अर्थात समाज है वो एकजुट होकर जब तक जो शासन उन पे हो रहा है, जो नियम कायदे उन पे प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको निर्देश आदेश दिए जा रहे हैं, उनकी स्वीकृति अर्थात समाज उनको स्वीकृति प्रदान करता है तभी वैधता टिक पाती है, अदरवाइज वैधता टिक नहीं पाती है। तो यह है वैधता। अब हम बात कर लें कि जो वैधता प्राप्त कर ली है किसी शासन व्यवस्था में, एक तो हमें देखना है कि वैधता एक बार किसी शासन व्यवस्था में किसी शासक ने, किसी सरकार ने एक बार प्राप्त कर ली है तो उसको कंटिन्यूस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वैधता एक बार प्राप्त करने के बाद वो सदा के लिए प्राप्त हो गई है। तो एक अपने को देखना है कि वैधता को प्राप्त करने और स्थिर रखने का जो तरीका है या विधियाँ हैं वो कौन सी हो सकती हैं।
कोई शासन है वो वैधता किन माध्यमों से प्राप्त करता है, कोई सरकार वैधता किन माध्यमों से प्राप्त करती है, और प्राप्त करने के पश्चात उस वैधता को स्थिर रखने के लिए कौन सी वो चीज़ें करती है। तो एक तो देखो, नवीन जो परिस्थितियाँ आ जाएंगी शासन के सामने, तो उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है। कोई भी शासन, कोई भी एक विचार, या मैं कह सकता हूँ शासन का कोई भी प्रकार है जो शासन कर रहा है, अब नवीन परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाएं उस देश के सामने, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के सामने, तो उसमें यथास्थ परिवर्तन अगर नहीं किया गया, यथोचित परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो वैधता कायम नहीं रह पाती है। अगर बात कर लें हम साम्यवादी 1991 से पहले सोवियत रूस की, तो जो सोवियत रूस की साम्यवादी सिस्टम था, वो कंटिन्यूअस जनता का विश्वास अर्जित करने में असफल हो गया था। वहाँ पे नई परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी, साम्यवादी जो व्यवस्थाएं थी वो नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे, और हुआ क्या, वहाँ पे सोवियत संघ विभाजित हो गया, और वहाँ पे साम्यवादी शासन के स्थान पे लोकतांत्रिक शासन का उदय हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, बाकी बहुत सारे ऐसे देश हो सकते हैं जहाँ पे क्रांति के माध्यम से शासन सत्ता में परिवर्तन हुआ। अरब बसंत का नाम सुना होगा आपने। अरब बसंत के नाम पर जो 2010 के बाद में जो पश्चिमी एशिया है, विशेष रूप से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ट्यूनीशिया की मैं बात करूँ, ट्यूनीशिया में, उसके बाद में लीबिया में, तो जो तानाशाह थे वो शासन उखड़ रहे थे वहाँ पे, और लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो रही थी। वो बदलते समय की ज़रूरत थी, और वो जो शासक थे वहाँ के, तानाशाह शासक या इस्लामिक शासक थे, वो उन चीज़ों को बदल नहीं पाए, और वास्तव में क्या हो गया, वैधता वो लंबे समय तक अर्जित नहीं कर पाए, जनता ने विद्रोह कर दिया और क्रांति हो गई और शासन व्यवस्था उखड़ गई वहाँ से। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ, तो वैधता को स्थिर रखने के लिए परंपराओं की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि जो सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम अपनी परंपराओं को बड़ा अच्छा और गूढ़ समझते हैं, तो वो आवश्यक है। तो परंपराओं की रक्षा करना, अगर परंपराओं को हम सुरक्षित रख पाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिकरण होता जाएगा व्यक्ति का, और व्यक्ति है वो किसी भी उद्वेलन में, क्रांति में, या अपने आप को उस शासन व्यवस्था से अलग नहीं मानेगा। एक देखो, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना, जो वैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, और वो वैधता बनाए हुए है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है, उसमें कोई लूप होल नहीं हो, ताकि वो वैधता है वो लगातार बनी रहे। एक अगर कुछ शासकों की बात कर लूँ, तो व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा भी कुछ शासक ऐसे हैं जो वैधता को शासन में बनाए रखते हैं। एक प्रभाविकता है, एक माध्यम है, अपने मनोवैज्ञानिक और जो शासक का प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण भी क्या करते हैं लोग, वैधता को बनाए रखते हैं। और आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की मैं बात कर लूँ, तो उनमें कुछ ऐसे शासक हैं, और शासक ही नहीं, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो समूह हैं और संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, जो लोकतंत्र को बनाए हुए हैं, उन संस्थाओं को जो सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, या आर्मड फोर्सेज हैं, या मैं कह सकता हूँ सैन्य बल, वहाँ की सेना से अलग रखना, राजनीति को सेना से अलग रखना, ये आवश्यक है। अगर सेना का राजनीति में हस्तक्षेप हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो शासन है वो अपनी वैधता है वो समाप्त कर देगा, और धीरे धीरे शासन के प्रति लोगों में विश्वास कम हो जाएगा, तख्तापलट की संभावना है या फिर क्रांति की संभावना विद्यमान रहेगी। तो ये वैधता को प्राप्त करने के लिए कुछ गुण हैं। मैं ऐसे कुछ माध्यम बता सकता हूँ आपको जिनसे वैधता सरकारें अर्जित करती हैं, या जो विचारधाराएं वो उसको अर्जित करती हैं। तो देखिए, तो जनमत के जो साधन हैं जिनसे जनमत का निर्माण होता है, मैं बात कर लूँ मीडिया की, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो क्या करती है, किस माध्यम से जनमत का निर्माण करती है। और जनमत एक बार जब निर्माण होता है, जनमत के निर्माण के साथ ही क्या होता है, वैधता का निर्माण होता है। जनमत है वो दरअसल में उस शासन व्यवस्था जिसमें वो रह रहा है उसको वैध मानता है, उसको उचित मानता है। तो जनमत का प्रमुख योगदान है। इसके अलावा विचारधारा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। शासक वर्ग है वो एक विशेष विचारधारा को प्रमोट करता है, और उस विचारधारा के नाम पर, उस विचारधारा पे कार्य करने के नाम पर जो वैधता है उसको लंबे समय तक बनाए रखता है। तो ये इसके हैं। अब मैं बात कर लूँ तो वैधता का जो डिवाइडेशन है, विभाजन है कि वैधता कितने प्रकार की होती है, तो हमें उसमें मोटे तौर पर दो व्यक्तियों की बात करनी है। एक तो बात करनी है स्टर्नबर्जर की। स्टर्नबर्जर ये मानते हैं कि वैधता है वो केवल दो तरह की होती है। स्टर्नबर्जर ने वैधता के केवल दो प्रकार बताए हैं, और वो हमें ध्यान देने हैं। नंबर 1 दैवीय वैधता, और नंबर 2 दैवीय वैधता के पश्चात नागरिक वैधता। नागरिक वैधता, देखिए दैवीय वैधता के अंतर्गत स्टर्नबर्जर ये मानते हैं कि प्राचीन जो
मिस्र के, और जो मिस्र के प्राचीन मिस्र के यानी अति प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा प्राचीन काल की, उसमें जो मिस्र के सम्राट थे वो देवताओं के या जो दैवीय शक्तियाँ हैं उनके मैं कह सकता हूँ उनके एक उनके उनके द्वारा भेजे गए देवदूत के समान थे। मतलब उनका जो प्रभाव था ना वो ये था कि ये देवदूत हैं। और तो प्राचीन मिस्र में जो वेदता थी शासन की, वो देवी वेदता थी। उसके बाद अगर हम प्राचीन मिस्र की बात कर लूँ तो मध्यकालीन यूरोप की बात कर लें तो जो ईसाई धर्म तंत्र है या ईसा मसीह है, तो या जो पोप चर्च है, वो ईसा मसीह का अवतार या उसके पुत्र के रूप में उसको देखा गया था। और मतलब कहने का मतलब है ईसा है उसको क्या मान लिया गया, देव, और राजा को जो व्यक्ति शासन कर रहा है उसका देवदूत या उसका अवतरण माना गया। तो इस तरह की जो वेदता है जो ईश्वर के नाम पे प्राप्त की जाती है, और उसके दो उदाहरण मिलेंगे आपको यूरोप में और प्राचीन जो मिस्र है उसमें। वो जो वेदता थी वो दैवीय वेदता थी। जो अब आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य हैं उनमें दैवीय वेदता की हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी जो वेदता है वो है नागरिक वेदता। स्टर्न वर्जन जो दूसरी वेदता बता रहे हैं वो बता रहे हैं नागरिक वेदता। नागरिक वेदता है उसके उदाहरण के रूप में कहते हैं आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश हैं या साम्यवादी देश भी होंगे या गैर लोकतांत्रिक देश कोई भी हो सकता है, उनमें जो वेदता प्राप्त है वो जो वेदता है वो नागरिकों से मिली हुई है। वहाँ के जो नागरिक हैं, अगर भारत की सरकार है, भारतीय लोकतंत्र है, तो उसमें जो वेदता मिली हुई है वो वेदता किसके द्वारा प्रदत्त है, नागरिकों के द्वारा। तो वेदता केवल दो तरह की है, देवी और नागरिक। लेकिन मैक्स वेबर जिन्होंने वेदता का सबसे पहले एक संकल्पना के रूप में हमारे सामने लेके आए थे, मैक्स वेबर ये मानते हैं कि वेदता है वो 3 तरह की होती है। वेदता प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो वही तरीके हैं जो सत्ता के प्रकार उन्होंने बताए थे। परंपरागत वेदता। परंपरागत वेदता का मतलब है कोई राजा था, उसका शासन वेद था, और उसी वेदता को उसका पुत्र शासक बन के अर्जित कर लेता है, तो परंपरागत वेदता। चमत्कारिक वेदता। कुछ शासक ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व के गुण ऐसे हैं कि वो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के गुणों के कारण क्या कर लेते हैं, वेदता अर्जित कर लेते हैं। तो मैक्स वेबर की जो 3 वेदताएं हैं वो एक तो परंपरागत वेदताएं जो राजशाही में देखने को मिलती हैं, पुराने जो राजतंत्र थे उनमें देखने को मिलती हैं, और दूसरी जो वेदता है वो है चमत्कारिक वेदता, और तीसरी जो वेदता है वो है कानूनी या तर्कसंगत वेदता। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं उनमें कानूनी और तर्कसंगत वेदता ही प्राप्त की गई है जो काम में आ रही है। तो ये अपने को 3 प्रकार इसके याद रखने हैं, मैक्स वेबर के 2 प्रकार स्टर्न वर्जन के याद रखने हैं। इसके साथ ही हमें एक वेदता का संकट, एक कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना है। वेदता का संकट, ये जो अवधारणा है ये हेबरमास की है। ये पॉलिटिकल साइंस जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वेदता का संकट जो अवधारणा है वो हेबरमास ने दी है। हेबरमास की जो वेदता के संकट की अवधारणा है उसको हमें यूँ समझना है। हेबरमास ने अमेरिकन जो समाज है, सोसाइटी है, उसका अध्ययन करने के पश्चात ये बताया कि जो अमेरिकन लोकतंत्र है, यूरोपीय जो लोकतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनमें जो पूंजीपति हैं वो कमोबेश प्रभाव है उनका लोकतंत्र में, वो प्रभाव रखते हैं। जबकि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना। और पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लोकतंत्र में प्रभाव बनाए हुए हैं, पूंजी अर्जित करना, धन कमाना, या अधिक पैसे वाले बन जाना, पूंजीपति बन जाना। तो हेबरमास ये कह रहे हैं कि ये 2 तरह के विरोधी विचार हो गए। एक तरफ लोकतंत्र है वो पूंजीपतियों को प्रमोट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही लोकतंत्र जन कल्याण की बात कर रहा है। तो ये दोनों विरोधाभासी हो गए अपने आप में, और विरोधाभास होने के कारण वहाँ पे वैधता उसका संकट शुरू हो गया है, और वो शासन व्यवस्थाएं हैं वो वैधता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। तो यही थी हेबरमास की अवधारणा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस छोटे से लेक्चर में, ये व्याख्यान में, आपने वैधता जैसा कंसेप्ट है उसको ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।